चलिए, इसमें टोटल हम 56 सवाल हैं, सेल से हैं। अगर आपको इस तरह का एमसीक्यू पसंद आता है जिसमें सिर्फ एमसीक्यू रहेगा, तो आप इस तरह का कंटिन्यू चलेगा। और हाँ, कमेंट मैं आप सभी का देख रहा हूं। केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी करवा दूंगा, तैयार हो चुका है पीडीएफ, अवश्य पढ़ाऊंगा। कल से आपका टाइम से आ जाएगा, याद रखिएगा। तो चलिए अपलोड कर देंगे। अभी चल रहे हैं अभ्यास, प्रश्न चल रहे हैं, सेल पढ़ेंगे, कोशिका पढ़ेंगे, और इसमें 56 सवाल हैं और फटाफट करेंगे। इसमें कोई डिटेल नहीं, कोई जानकारी नहीं, क्योंकि मैंने डिटेल भी पढ़ा दिया है वन शॉट के रूप में, और प्रैक्टिस सेट के रूप में भी वन शॉट विथ एमसीक्यू भी पढ़ा चुका हूं सेल का। सिर्फ आप बताइए कितना नंबर आता है 56 में। तो चलिए, आप बगल में आंसर जो देख रहे हैं वो उस पर विश्वास नहीं करेंगे, गलत भी देता है, याद रखिएगा, जानबूझ कर किया जाता है गलत। तो आप बताइए इसमें आंसर कौन सा सही होगा। ऑप्शन सही रहेंगे। स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम जीवन की सबसे छोटी इकाई, बताइए सक्षम जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है जी। तो हम बताएंगे सेल है जी, क्योंकि सेल ही तो पढ़ रहे हैं, सबसे छोटी इकाई है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलेंगे, दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न है कि एकल कोशिका वाले जीवन रूप की खोज एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने कब की थी, बताइए। क्या 1774 में किए थे, 1837 में, 1884 में, कि 1674 में किए थे, बताइए। मतलब 1674 में। तो कब किए थे, 1674 में किया गया था, ये बात याद रखना है। समय काल लेवेनहॉक का आप बगल में देख सकते हैं पिक्चर में। तीसरे प्रश्न की बात करेंगे, तीसरे प्रश्न को समझिएगा। एक कोशिकीय जीवों में जो है जीवन प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। तो उन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए अलग अंग की आवश्यकता होती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं था। क्लियर है, क्योंकि हम जानते हैं कि अलग अंग की आवश्यकता क्यों होगी भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, श्वसन के लिए अलग अंग की आवश्यकता नहीं होती, एकदम बात सत्य है। इन जीवों द्वारा उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं अपशिष्ट उत्पन्न करता है, ये भी बात सही है। बाहरी वातावरण के संपर्क में आता है, ये भी बात सही है। छोटी कोशिका जो है छोटी सही है, पर काम जो है इसका सबसे बड़ा है, यही जीवन की इकाई है, यही सृष्टि की कड़ी है। सेल के बारे में आप पढ़ रहे हैं नलिनी अकाडमी पे। शिक्षा मंत्र है, मेहनत आज, सफलता कल आपको अवश्य मिलेगी। आगे बात करेंगे और चलते हैं नलिनी अकाडमी का चौथे प्रश्न की ओर। सेल से संबंधित सवाल है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन क्रमशः प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में आनुवंशिक पदार्थों का सही प्रतिनिधित्व करता है, सही प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही होगा। न्यूक्लिक है, ये न्यूक्लिक ऑइड, ये वाला यहाँ पे मिट गया है, न्यूक्लिक ऑइड और क्रोमेटिन होंगे, न्यूक्लिक ऑइड और क्रोमेटिन होंगे, ये आंसर आपका सही होगा। आगे चलेंगे, पांचवें प्रश्न की बात करेंगे। पांचवा प्रश्न क्या है, सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा अंगक जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, कौन सा नहीं पाया जाता है। तो देखिए, जिसमें कोशिका भित्ति होगा, क्लोरोप्लास्ट होंगे, मतलब लवक होंगे, वो नहीं पाए जाते हैं जंतु में। तो कोशिका भित्ति ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होंगे, झिल्ली आपको मिलेगा। चलिए 6 प्रश्न की बात करेंगे। 6 प्रश्न क्या है, सुनिए। 6 प्रश्न है, यूकैरियोटिक क्रोमेटिन किससे बना होता है, यूकैरियोटिक क्रोमेटिन किससे बना होता है, बताएंगे। तो हम अच्छे से जानते हैं डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, ये बात भी आप हम जान गए। ठीक है, इसमें बहुत कम मात्रा में आरएनए जो है आरएन शामिल होता है, इसलिए इसको नहीं रखते हैं। चलिए 7वां प्रश्न क्या है, सुनिए। 7वां प्रश्न है, पौधे की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है।
पौधे की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? बता दीजिए। तो हम जानते हैं सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज बोलिए या सेलुलोज बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप सही है। और भी मिलके बनते हैं, हेमी सेलुलोज होते हैं, पेक्टिन होते हैं, ये तीनों मिलके बनते हैं। तो सेलुलोज ऑप्शन में था। अब चलिए आगे थोड़ा सा जानकारी लीजिए। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। यूकैरियोटिक में आनुवंशिक पदार्थ क्रोमेटिन के रूप में केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लिक में पाया जाता है। पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। ये सब इंपॉर्टेंट तत्व बता दिया जा रहा है याद रखने के लिए। 8वें प्रश्न की बात करेंगे। 8वां प्रश्न बताएंगे कि जल की क्षति के कारण कोशिका भित्ति से दूर सिकुड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्या जीव द्रव संकुचन कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहेंगे, जीव द्रव विकुचन कहेंगे या कोशिका विघटन कहेंगे? जवाब दीजिए फटाफट, क्या होगा आंसर? तो हम जानते हैं जल की अगर क्षति हो रही है और सिकुड़ रही है तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, जीव द्रव संकुचन कहलाएगा। आप इसे प्लाज्मोलेसिस बोल दीजिए। क्या बोलिए? प्लाज्मोलेसिस भी दिया जाता है, इसी का नाम है प्लाज्मोलाइसिस बोल दीजिए, एलिसिस भी बोल दीजिए। अब चलिए 9वें प्रश्न की बात करेंगे, फटाफट खत्म करेंगे। 56 सवाल। 9वें प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई है। गलत विकल्प का चयन करेंगे। इसमें गलत विकल्प का चयन कीजिए और बताइए। मतलब कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कुछ विशेषता नीचे दी गई है, इसमें गलत विकल्प का चयन करेंगे। तो पहला सुन लीजिए, झिल्ली आबद्ध कोशिका अंग उपस्थित होते हैं या नाभिकीय। दूसरा सुनिए, नाभिकीय क्षेत्र जिसे न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तीसरा सुनिए, एकल गुणसूत्र होते हैं या डी आंसर बताइए, आकार में बहुत छोटा होता है। इस 4 में से कौन सा सही होगा, जो कि कथन गलत के रूप में बताना है? तो इसमें कथन गलत है, विकल्प चयन गलत करना है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो दिख रहा है यही आपका आंसर होगा। झिल्ली आबद्ध कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं, यही गलत है, क्योंकि झिल्ली आबद्ध कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं यह कथन आपका गलत इसलिए है क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी गाय और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे झिल्ली मतलब ईआर झिल्ली से घिरे अंगक अनुपस्थित होते हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे उपस्थित लिख दिया है। चलिए यूकैरियोटिक होता तो मानते भी। 10वें प्रश्न की बात करेंगे। 10वां प्रश्न क्या है सुनिए। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र में दर्शाए गए पादप कोशिका में हम अस्पष्ट अपशिष्ट उत्पाद कहां से पा सकते हैं? बताइएगा। तो चित्र 1, चित्र 2, चित्र 4, चित्र 3 बताएंगे। तो हम जानते हैं कि इसमें आपको अगर अपशिष्ट पदार्थ की बात हो रही है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है तीर 4 जो दिख रहा है यही आंसर होगा। ठीक है, तीर 4 द्वारा दर्शाया गया क्षेत्र है। अपशिष्ट पदार्थ मुख्यतः बड़ी केंद्र के जो रिक्तिका होती है उसमें संग्रहित होती है, तो यही तो है रिक्तिकाएं जो संग्रहित होती है। रसधानी भी बोलते हैं इसे, याद रखिएगा। पादप कोशिका में अपशिष्ट जो उत्पाद होते हैं उसी को बोलते हैं, जिसे बेस्ट बोलते हैं, अपशिष्ट प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, 11वें प्रश्न की बात करेंगे। 11वां प्रश्न है, किस कोशिका सिद्धांत ने साबित किया कि लिपिड की अर्धद्रव प्राकृतिक समग्र द्विपरत के भीतर प्रोटीन की पार्श्व गति की सक्षम बनाती है? प्रोटीन के पार्श्व गति को सक्षम बनाती है, बताइएगा। कोशिका सिद्धांत बनाता है या द्रव मोजेक सिद्धांत बनाता है या गोल्जिक मॉडल बनाता है या रिक्तिका सिद्धांत बनाता है? कौन बनाता है बता दीजिए। इसमें से हम अच्छे से जानते हैं द्रव मोजेक सिद्धांत बनाएगा। मॉडल सिद्धांत भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। मोजेक मॉडल सिद्धांत, फील्ड मोजेक सिद्धांत भी बोल सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इसके अनुसार जो है लिपिड एवं प्रोटीन गतिशील होते हैं, है ना। चलिए याद
रखें। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। नलिन अकादमी के साथ सफलता की ओर चल रहे हैं आप, और ये थोड़ी सी हम अपने आप की बड़ाई करते रहते हैं। आपको पसंद आएगा तो रखिए, नहीं तो फेंक दीजिएगा, मतलब बात को स्किप कर दीजिएगा। चलिए 12वें प्रश्न की बात करेंगे। पराशरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पराशरण के सिद्धांत पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 12वें प्रश्न को ध्यान से देख के बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही होंगे, क्योंकि इसमें क्यों होंगे तो सुनिए। यदि विलायक और विलयन के बीच अर्धपरागम्य झिल्ली रखी जाती है, तो विलायक के अणु जो हैं झिल्ली के माध्यम से शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं या होंगे। तो प्रवाहित होंगे, उसी को तो पराशरण कहते हैं, ओस्मोसिस कहेंगे। आप देखिए शुद्ध के साथ विलयन हो जाता है, तो केवल 1 ही सही है। क्यों? क्योंकि इसमें उत्तर सही चुनना है। विलायक के प्रवाह को या प्रवाह की प्रक्रिया को विपरीत पराशरण कहा जाता है, यही तो गलत है, विपरीत नहीं कहते। चलिए आगे आगे चलेंगे, 13वें प्रश्न की बात करेंगे। 13वां प्रश्न है पौधे की कोशिकाएं। सुनिए, पौधे की कोशिकाएं खाली जगह है की मात्रा में परिवर्तन करके अपना आकार क्यों बदल देती है? तो बदलती है जल के द्वारा, विद्युत रासायनिक स्पंदन द्वारा, हार्मोन द्वारा या प्रोटीन द्वारा बदलती है। बता दीजिए, बताएंगे तो हम बताएंगे जल। जल जो है, जल की मात्रा बदलने से कोशिका का आकार बदलता ही बदलता है। 13वां प्रश्न का 1 सही है। आगे चलेंगे, 14 प्रश्न की बात करेंगे। 14 प्रश्न क्या है? पौधे में मध्य पटलिका प्राथमिक कोशिका और द्वितीयक भित्तियों में मौजूद होती है तथा कोशिका विस्तार के दौरान विकास की प्रारंभिक अवस्था से या अवस्था में संग्रहित रहती है। तो क्या संग्रहित रहती है बताइए, फिर से सुन लीजिए। पूछ रहा है पौधे में मध्य पटलिका प्राथमिक कोशिका और द्वितीयक भित्ति में मौजूद होती है तथा कोशिका विस्तार के दौरान विकास की प्रारंभिक अवस्था में संग्रहित रहती है। तो काइटिन रहती है, जिलेटिन रहती है, एग्लीनेट रहती है या पेक्टिन रहती है? कौन सा इसमें से होगा आप बताइए। तो पेक्टिन का नाम सुने होंगे, पेक्टिन से बनी होती है और यही हमारा सही बात है। चलिए आगे चलेंगे, कुछ और विशेष जानकारी नहीं अभी, क्योंकि MCQ करवा रहा हूं। 15वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आगे कथन को पढ़ते हैं। पहला कथन है पादप कोशिका सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है। दूसरा है पशु कोशिकाओं में लवक नहीं होते हैं। आगे चलेंगे, तीसरा पादप कोशिकाओं में रक्तिकाएं जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी होती है। डी, पादप कोशिकाओं में मतलब पौधे वाले कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसमें से कौन सा कथन गलत होगा? तो आप अच्छे से जानते हैं कि पशु कोशिका में लवक नहीं होता है, ये बात भी सही है ना जी। लेकिन आप सोचिए कि कौन सा होगा, तो याद रखेंगे जंतु कोशिका, ये सी जो नंबर है ये सही नहीं है, गलत है। क्योंकि पादप कोशिका में रक्तिकाएं जंतु कोशिका की तुलना में छोटी होती है, ये पूरी तरह गलत है। समझ गए? क्योंकि जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है, याद रखेंगे। तो ये गलत हुआ, तो सी आंसर होगा। चलिए 16वें प्रश्न की बात करेंगे। 16वें प्रश्न आ चुके हैं। 16वां प्रश्न बताइए, कोशिका का बाहरी आवरण, ठीक है, कोशिका का बाहरी आवरण कौन सा है जो कोशिका की सामग्री को बाहरी वातावरण से अलग करता है? क्या चिकनी मांसपेशी कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिकांग? कौन अलग करता है बताएंगे। मतलब कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कौन सा है जो कोशिका की सामग्री को बाहरी वातावरण से अलग करता है? तो प्लाज्मा झिल्ली की बात करेंगे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, याद रखिएगा, सबसे बाहरी आवरण है। और चलेंगे 17वें प्रश्न की बात करेंगे। 17वां प्रश्न क्या है सुनिए, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली के आर पार गैसीय
विनियम होते हैं? गैसीय विनियम होते हैं। अंतःग्रहण, पराशरण, अवशोषण या विसरण किसके द्वारा होते हैं? हम अच्छे से जानते हैं डिफिशन के द्वारा होते हैं, डिफिशन के द्वारा होंगे, विसरण के द्वारा ही होंगे, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, 18वें प्रश्न की बात करेंगे। 18वां प्रश्न क्या है, सुनिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखने पर मानव गाल की कोशिकाओं की जो स्लाइड है, मानव कोशिकाओं की स्लाइड और प्याज के छिलके की स्लाइड के बीच मुख्य अंतर क्या है? पहला ऑप्शन सुनिए, गाल की कोशिकाओं में लवक की उपस्थिति होती है, प्याज के छिलके की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, मानव गाल की कोशिकाओं मतलब शेल में कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है, या प्याज के छिलके की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होती है। इसमें क्या होगा? तो आप अच्छे से जानते हैं कि कोशिका भित्ति नहीं होगी मानव में, और कोशिका भित्ति प्याज के छिलके में उपस्थित होगी, ये बात है। इसमें मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर आपका प्याज के छिलके की कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होता है, जबकि मानव के गाल में कोशिका मतलब जंतु में यह अनुपस्थित होती है, ये बात है। अब कहाँ है, पढ़िए। तो प्याज के छिलके में कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, ये बात सत्य है। अब इसमें आंसर क्या लगाएं, ये सोचिए। तो ये आंसर ऑप्शन नंबर बी ही तो होगा, क्योंकि मानव में कैसे होगा। चलिए 19वां प्रश्न की बात करेंगे। 19वां प्रश्न क्या है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या है? प्रोकैरियोटिक की बात हो रही है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, बताइए। तो यूकैरियोटिक में हम जानते हैं 70 एस जो है आपका राइबोसोम होता है, और 70 एस होता है तो 50 एस और 30 एस में से तोड़ा जाता है, ऊपर वाला 50 और नीचे वाला 30, याद रखिए। तो 50 और 30 एस में बांटा गया है, टोटल 70 राइबोसोम होते हैं प्रोकैरियोटिक। तो सुनिए, फिर से सुन लीजिए कि अपने पानी में रोयों पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की है। जब आप स्लाइड पर शर्करा का एक सांद्रण घोल डालेंगे तो आप क्या परिवर्तन दिखेगा, या आपको क्या परिवर्तन दिखेगा, बताइए। पहला है, कोशिका भित्ति से पानी निकाला जाएगा और कोशिका की सामग्री कोशिका भित्ति से दूर सिकुड़ जाएगी। बी, कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। सी, पत्ती की कोशिकाएं पानी ले लेगी या और फूल जाएगी। डी, कुछ कोशिकाएं पानी ग्रहण करेगी, अन्य पानी खो देगी। कौन सा आंसर होगा? तो आप अच्छे से जानते हैं कि इसमें शर्करा का सांद्रण अगर करिएगा तो सिकुड़ेगा, प्लाज्मोलाइसिस में सिकुड़ जाएगा, है ना। तो कोशिका भित्ति की बात हो रही है, तो पहला जो है इसका सही आंसर होगा, ये आप जानते हैं। चलिए 21 सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 21 है कि स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ग्लाइको से बना होता है। हालांकि स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ग्लूकोज से बना होता है, इसमें कौन सा सही होगा, बताइए। 21 सवाल का बताएंगे। तो इसमें ग्लाइकोजन जंतु में बनता है और स्टार्च जो है पादप कोशिका में बनता है, यही बात है। तो स्टार्च पादप में, ग्लाइकोजन जंतु में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब चलिए 22 सवाल की बात करते हैं। 22 सवाल क्या है कि कोशिका के किस भाग में ग्लूकोज पायरुवेट में परिवर्तित हो जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक, साइटोप्लाज्मा या अंतःद्रव्यीय जालिका में, बताइए किस में हो जाता है? तो देखिए, ग्लूकोज जो होता है ये जो पायरुवेट में परिवर्तित होता है उसमें ग्लाइकोलाइसिस की भूमिका होती है, लेकिन इसमें तो है नहीं। और ये होने के बाद क्या होता है, इसमें साइटोप्लाज्मा का नाम सुने हैं, साइटोप्लाज्मा कोशिका द्रव में होता है, याद रखिए। तो परिवर्तित कहाँ होगा? कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्मा में। चलिए अब बात करते हैं फिर से, कहाँ आ गया 22 से बढ़िया से कर देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, और भी बढ़िया से कर देते हैं। 22 में कोशिका के किस भाग में ग्लूकोज पारुवेट में परिवर्तित हो जाता है? तो वो हो जाता है साइटोप्लाज्मा में हो जाता है। चलिए 23वां प्रश्न की बात करेंगे। 23वां प्रश्न क्या है, सुनिए।
उत्तक विज्ञान है यहाँ पे, और कोशिका विज्ञान में सभी कोशिका केंद्रकों को लाल रंग लाल रंग देने के लिए जो है किस जैविक रंजक का उपयोग किया जाता है? फिर से सुनेंगे। उत्तक विज्ञान और कोशिका विज्ञान में सभी कोशिका केंद्रकों को लाल रंग देने के लिए किस जैविक रंजक का उपयोग करते हैं? क्या मिथाइल ऑरेंज का, सेफ्राइनिन का, या फिनोल फथेलिन का, या क्रेसोल लाल का? किसका करते हैं? तो हम जानते हैं सेफ्रानिन रंजन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। सभी कोशिका केंद्रक लाल रंग में दिखाई देता है, इसी के कारण, सेफ्रानिन के कारण। आगे चलेंगे। 24 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि कोशिका द्रव एक जेली जैसा तरल पदार्थ है जो खाली जगह है के बीच में मौजूद होता है, तो वो कोशिका द्रव के रूप में होगा, कोशिकांक केंद्रक के रूप में होगा और कोशिकांक के रूप में होगा। यही आपका आंसर होगा। क्या ये बात है सत्य? तो ये तो हमें नहीं लगता। क्यों? सुनिए। कोशिका द्रव एक जलीय जैसा तरल पदार्थ है, तो बताइए किसके बीच में क्या मौजूद होगा? है ना? यही सवाल है ना? तो इसमें देखिए केंद्रक और कोशिका झिल्ली होगा। केंद्रक यहाँ पे है और कोशिका झिल्ली होगा। प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक झिल्ली बोल दीजिए। अब 25 की बात करते हैं। 25 क्या है? क्वेश्चन देखिए। कैसे रुकी यकृत कोशिकाओं में चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका द्वारा किए जाने वाला महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? लिपिड का संश्लेषण, जटिल शर्करा का संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, या दवाओं और विष का अविविष्करण करते हैं? क्या होगा इसमें से आंसर? ये बताइएगा। तो देखिए इसमें देखा जाए कोशिका में अपराधवियों सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी होगा, दवाओं और विष का अविष्करण करना या विष हरण करना, जिसे हम डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। विषैले पदार्थों को बेअसर करना, रोकना, है ना? चलिए 26 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि कौन सा कोशिका अंगक अंतः कोशिकीय परिवहन तंत्र और संश्लेषण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? गोल्जी का बॉडी पहला, दूसरा लाइसोसोम के रूप में, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में, या चौथा अंतः प्रद्रवी जालिका के रूप में? बताइएगा किस रूप में करता है? बताएंगे। आपके सामने 26 सवाल आ चुके हैं, आपको जवाब देना है। क्या होगा? तो इसमें ER होगा, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होंगे, मतलब अंतः प्रद्रव्य जालिका होंगे, क्योंकि कोशिकांगक में अंतः कोशिका परिवहन तंत्र में पूछे या संश्लेषण करे, दोनों के रूप में कार्य करे, तो वो ER का काम होता है। चलिए 27 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि जंतु कोशिकाओं में कौन सा अंग जो है बाह्य पदार्थों को पचा सकता है? मतलब कौन सा है जो बाह्य पदार्थों को पचा सकता है? अंतः प्रद्रवी जालिका पचा सकता है, लाइसोसोम पचाएगा, गोल्जी काय पचाएगा, या माइटोकॉन्ड्रिया पचाएगा? कौन पचा सकता है ये बताइए। बाह्य पदार्थ के बाह्य पदार्थ को पचा सकता है, तो वो आपको इस पिक्चर से समझ में आ रहा होगा। क्या होगा? 27 का सवाल का जवाब देंगे। तो आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। तो पचाएगा कौन? लाइसोसोम। क्लियर। 28 सवाल की बात करेंगे। लाइसोसोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? लाइसोसोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? पहला, वे कोशिका के अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है, या वे सभी अकार्बनिक पदार्थ का विघटित करता है, या इन्हें आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, या लाइसोसोम बाह्य पदार्थों में या बाह्य पदार्थों के प्रवेश को रोकता है? क्या कौन सा सही है? तो हम जानते हैं कि बाह्य पदार्थ को बचा लेगा तो रोकने का ही काम करेगा, और आत्महत्या की थैली तो लाइसोसोम को कहते ही हैं, ये भी आप जानते हैं और अच्छे से हम लोग जानते हैं, है कि नहीं? तो इसमें कौन सा नहीं होगा? तो याद रखिएगा,
ये जो वे सभी अकार्बनिक पदार्थों को विघटित करता है, ये आपका गलत होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि वे सभी अकार्बनिक पदार्थ का विघटित करता है, यह कथन गलत ही होगा। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम के एंजाइम केवल कार्बनिक पदार्थों, ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स हैं, जैसे प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड का विघटन करता है, पचाने के रूप में करता है, पचा सकता है। ठीक है, तो बी आंसर गलत होगा क्योंकि नहीं पूछा था। बढ़िया से करते हैं, 29 का सवाल का जवाब करते हैं। 29 सवाल है कि लाइसोसोम कोशिका की थैली है, ठीक है, जो पाचन एंजाइमों से भरी होती है। इन पाचन एंजाइमों का संश्लेषण किसके द्वारा होगा? बताइए, किसके द्वारा किया जाता है? गोल्जी काय द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा होगा बताइएगा? तो ये खुदरी अंतः प्राद्रवीय जालिका मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के रूप में होगा, RER के रूप में होगा। ऑप्शन नंबर सी होंगे। चलिए 30वें प्रश्न की बात करते हैं। 30वां प्रश्न क्या है, सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रोटीन और लिपिड को पुटिकाओं में परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए उत्तरदायी है? बताइए कौन है? निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रोटीन, लिपिड को पुटिकाओं में परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए उत्तरदायी है? बता सकते हैं क्या गोल्जी प्रकरण है? तो याद किया, गोल्जी का ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही होगा, याद रखेंगे। आगे चलिए, 31वां प्रश्न की बात करेंगे। 31वां प्रश्न आ चुके हैं। इसमें है कि सही कथन का चयन करना है आपको। माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, क्या ये सही है? राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, ये भी सही है क्या? कवक कोशिकाओं में हरित लवक, राइबोसोम और केंद्रक उपस्थित होते हैं, या पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक अनुपस्थित होते हैं? बताइए कौन सा होगा आंसर? मैं से क्लियर कर देता हूं, बताइएगा 31वां प्रश्न का सही कथन। तो देखिए इसमें दूसरा जो आप कथन देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, ये बात सत्य है और यही सही भी विकल्प है। चयन करना था। 32 की बात करेंगे। 32 सवाल क्या है कि जंतु कोशिका झिल्ली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या जंतु झिल्ली के संबंध में पहला, वे केवल फास्फोल फास्फोलिपिड से बने होते हैं, या जंतु झिल्ली के संबंध में और पूछा जाए तो वे केवल प्रोटीन से बने होते हैं। तीसरा, वे केवल फास्फोलिपिड और प्रोटीन से बने होते हैं, या चौथा, फास्फोलिपिड प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल मतलब लिपिड से ही बने होते हैं। बताइए किससे बने होते हैं? इसके बारे में कथन सही बताना है। तो आपको आंसर आपके सामने है, 32 का सवाल का जवाब दीजिए। तो हम एक ही चीज बताएंगे कि इसमें जो आप आंसर देख रहे हैं, इसमें होगा फास्फोलिपिड, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल से बनी होती है, लिपिड से बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए इसमें और थोड़े बड़े बड़े लाऊंगा। हाँ, ये थोड़ा सा ऑप्शन छोटा लग रहा है ना ये क्वेश्चन। अच्छा, अब सुनिए, जंतु कोशिकाओं में कौन सा अंग जो है बाह्य पदार्थ को पचा सकता है? कौन सा अंग जो है बाह्य पदार्थ को पचाएगा? तो अंग में बाह्य पदार्थ को पचाने की बात होगी, लाइसोसोम को याद कीजिए। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है ना, इसमें आप जानते हैं। चलिए 34 सवाल आ गए आपके सामने, आपके स्क्रीन पर। 34 है, केंद्रक के अलावा कोशिका का वह भाग जिसमें DNA, राइबोसोम होते हैं और इस प्रकार वह अपना स्वयं का प्रोटीन बना सकता है, कहलाता क्या है? बताइए। तो कहलाएगा क्या, आप बता सकते हैं तो बता देंगे। तो केंद्रक के अलावा कोशिका का वह भाग जिसमें DNA, राइबोसोम होते हैं और इस प्रकार वह अपना स्वयं का प्रोटीन बना सकता है, वह कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक कहलाते हैं। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट तो है नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया है। चलिए ये क्लियर हो गए। चलिए 35 सवाल आ चुके हैं।
इसमें सवाल है कोशिका के केंद्रक के अलावा किन दो कोशिकांकों में जो है अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, बताएंगे। मतलब कोशिका के केंद्रक के अलावा किन दो कोशिकांकों में जो है अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, बताइए। तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट, ये तो आप जानते ही हैं, याद रखिएगा। तो डीएनए और राइबोसोम जो होते हैं लवक और माइटोकॉन्ड्रिया को टिक लगा के आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। 36 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन से दो कोशिकांकों में स्वयं की आनुवंशिक सामग्री होती है, स्वयं की आनुवंशिक सामग्री होती है, बताइए किसमें होती है। तो निम्नलिखित में से कौन से दो कोशिकांकों में स्वयं की आनुवंशिक सामग्री होगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया और लिको क्लोरोप्लास्ट में होगी, मतलब लवक में होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका ही सही है। पिक्चर जो दिख रहा है आप समझ रहे हैं। चलिए 37 सवाल की बात करेंगे। 37 है माइटोकॉन्ड्रिया को अजीब अंग क्यों कहा या क्यों माना जाता है, बताइएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को अजीब अंग क्यों माना जाता है, ये पूछा हुआ सवाल है। और आर भी यहाँ पे ग्रुप डी में पूछा हुआ है, याद रखिएगा। तो इसे अजीब या अनोखा अंग इसलिए कहा गया है क्योंकि इसलिए इसके पास एक स्वतंत्र जीव होता है, जैसे बैक्टीरिया को मानिए, और वह स्वयं का डीएनए राइबोसोम होता है, क्योंकि उसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं, ऐसे याद रखेंगे। अब चलिए 38 सवाल है। 38 सवाल है कि माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है किसमें, खमीर में, मौस में, बैक्टीरिया में, कवक में, बताइएगा। तो हम जानते हैं बैक्टीरिया अगर होगा तो कोई दिक्कत नहीं होता, सही होता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया एक एग्जाम्पल है, जीवाणु है। तो क्या ये बात है, तो नहीं, यही गड़बड़ है। ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया मतलब जीवाणु में अनुपस्थित होता है, यही तो पढ़े थे हम लोग, है ना। अनुपस्थित होता है, खमीर में होता है यूकैरियोटिक के रूप में, और मॉश मतलब पादप पौधे, इसलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। बैक्टीरिया में नहीं होंगे क्योंकि कवक में हो सकते हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए ये सब समझ गए आप, पढ़े थे भी, है ना। 39 सवाल की बात करें। 39 सवाल है कि पादप कोशिकाओं में मुख्य रूप से कोशिकांग होते हैं जिनमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाएं जैसे पदार्थ संग्रहित होती है, तो उसे क्या कहते हैं। आप जानते हैं पादप कोशिकाओं में मुख्य रूप से कोशिकांग में, सेल ऑर्गन में स्टार्च होते हैं, तेल होते हैं, प्रोटीन होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। अवर्णिक लवक बोलते हैं, अवर्णिक ये है, अवर्णिक लवक ऑप्शन नंबर 1 कहलाएगा, अवर्णिक लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट भी बोला जाता है। अब देखिए अवर्णिक लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, उससे सवाल है। तो अवर्णिक लवक का कौन सा रूप तेज संश्लेषण और भंडारण में विशिष्ट और मुख्य रूप से परागन कणों में कोशिकाओं की परत में पाया जाता है, जो पराग कणों को विकसित करते हैं। समझ गए, क्या करते हैं, विकसित करते हैं। तो कौन करेंगे, बताइए। प्रोटीनोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, या आपको इलियोप्लास्ट करेंगे। ए ऑप्शन गायब हो गया है इसमें लगता है। 40वां प्रश्न का जवाब देंगे। जेरोंटोप्लास्ट इसमें गायब कर दिया गया है, ए वाला क्वेश्चन ही गायब हो गया है, ठीक है। तो जेरेंटो ए में जो रहेगा ना वो जेरेंटोप्लास्ट है, जेरोंटोप्लास्ट है, तो ये ए ऑप्शन में था, तो इसमें मिट गया है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा 40वां प्रश्न का। तो इसमें देखिए एलियोप्लास्ट होते हैं, एलियोप्लास्ट कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। इलायोप्लास्ट बोलिए, इलियाप्लास्ट बोलिए, यही होते हैं, ये थोड़ा ऑप्शन मिट गए हैं। 41 सवाल हैं, और बेहतर कर रहा हूं, धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक जो है प्याज में लाल रंग उत्पन्न करता है, बताइए। कौन सा वर्णक है, बताइए कौन सा वर्णक है कि प्याज को में लाल रंग उत्पन्न करेगा। ऑप्शन नंबर डी का जवाब दीजिए। 41 का सवाल का जवाब देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक प्याज में लाल रंग उत्पन्न करते हैं, तो हम बोलेंगे एंथोसाइनिन होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 42 सवाल,
42 क्या है सुन लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी हरित लवक की विशेषता है जो इसे स्व प्राकृतिक में सक्षम बनाती है? कौन बनाती है भाई, बता दीजिए। यही हम जानना चाहते हैं, आपको बताएंगे कौन बनाएगा आप। और इस पिक्चर के अनुसार आप टिक लगा सकते हैं। तो ये डीएनए का आप सुने होंगे और राइबोसोम का नाम सुने होंगे। तो डीएनए और राइबोसोम, तो इसमें तो है ही नहीं भाई। डीएनए और आरएनए दिया हुआ है, क्या होगा? अब बताइए इसमें हम क्या करें, तो इसमें क्या समझा जाए? तो अलग अलग दिया हुआ है। 42 का सवाल का जवाब दीजिए। इसमें देखिए डीएनए की उपस्थिति अवश्य टिक लगाएंगे और राइबोसोम की भी उपस्थिति होनी चाहिए। तो राइबोसोम तो है नहीं, तो डीएनए की उपस्थिति खाली टिक लगा दीजिए। ठीक है, इसमें एक से अधिक होता तो हम लगा देते। राइबोसोम था ही नहीं। चलिए 43 है कि निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बने हैं? बताइएगा। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो है राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बना है? बताइएगा। तो इसमें देखते हैं राइबोसोम, केंद्रक, गोल्गी काय, लाइसोसोम। आरएनए भी है, प्रोटीन है, ठीक है, राइबोसोमल है, यह देखिएगा। तो ये कौन सा आंसर होगा बताइए। इसमें क्या होगा, राइबोसोम ही होगा, और क्या होगा। चलिए आगे चलेंगे। 44 सवाल है, क्या अमीबा में पानी की मात्रा बने या बनाए रखने के लिए कौन सी संरचना उत्तरदायी होती है? बताइए। तो कौन सी होगी? संकुचनशील रिक्तिकाएं होगी, और क्या, रसधानी होगी। चलिए 45, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइक्रो ट्यूबुल क्या देखेगा, माइक्रो ट्यूबुल आयोजन केंद्रक जिसे एमटीओसी कौन सा है जो संवेदन ग्रहण गमन और भ्रूमीयन भ्रूमीय जनन सहित विभिन्न कोशिकाएं प्रक्रिया में शामिल होती है? तो किसमें होती है ये बताइए। तो ये तारकायक, तारकायक क्या होता है बताइए। तो तारक केंद्रक मतलब कि समझ गए, तारक केंद्रक बोलिए या तारक काय बोलिए, मतलब कि सेंट्रोसोम बोलिए। ये सेंट्रोसोम है इंग्लिश में, ठीक है। इसके सवाल की बात करते हैं। जंतु कोशिकाओं में कौन से झिल्ली जंतु कोशिकाओं में कौन से झिल्ली से बंधे कोशिका अंगक सामान्यतः छोटे होते हैं और अपशिष्ट उत्पादों को अलग करने में सहायक होते हैं? तो अपशिष्ट पदार्थ को, मतलब ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाना होगा रिक्तिकाएं, ठीक है। रिक्तिकाएं होती है, याद रखिएगा। क्लियर हो गए। रसधानी भी दे देता है कभी कभी। 47 सवाल की बात करेंगे। 47 सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकीय घटक को कोशिकीय के प्रोटीन कारखानों के रूप में जाना जाता है? बता सकते हैं। राइबोसोम को, हरितलवक को, माइटोकॉन्ड्रिया को, या गोल्गी काय को? किसको जाना जाता है? तो हम अच्छे से जानते हैं कि प्रोटीन कारखाना जो है राइबोसोम है, ये हम अच्छे से जानते हैं। आगे चलेंगे और सवाल को समझेंगे। 48 सवाल है। 48 सवाल क्या है कि उस प्रोटीन का नाम क्या है जो लंबी श्रृंखलाओं या जंतुओं में बहुलीकृत हो जाता है, जो सूक्ष्म नालिका बनाते हैं। खोखले जंतु जो जीवित कोशिकाओं के लिए कंकाल प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं, उसे हम किस रूप में रखेंगे बताइए। तो फाइब्रिनोजेन के रूप में रखेंगे, या सूक्ष्म नालिका के रूप में रखेंगे, ट्यूबुलिन के रूप में रखेंगे। तो ये ट्यूबुलिन के रूप में रखेंगे, नालिका के रूप में रखेंगे, इस रूप में रखेंगे, ठीक है। आओ चलिए 49 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 49 सवाल यही है कि कोशिका चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है जी, बता दीजिए। क्या समसूत्री विभाजन की तैयारी G2 चरण में होती है, या M चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकांगों की प्राकृतिक बनती है, या तीसरा डीएनए की प्राकृतिक इस चरण में होती है, या डी G1 चरण में कोशिका भौतिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकांगों की प्राकृतिक बनती है? बताएंगे किस रूप में हो जाती है। हम जानते हैं कि कोशिका चक्र के बारे में पूछा जा रहा है और समसूत्री विभाजन की बात हो रही है और इसमें गलत पूछ रहा है, तो गलत हमारा दूसरा कथन जो है गलत ही होगा, ये आप जानते हैं। चलिएगा जानकारी 50वीं की देते हैं। 50वां प्रश्न है कि भूमध्य रेखीय प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखन समसूत्री विभाजन के किस चरण का गठन करता है?
तो किस चरण का गठन करेगा जी, बता दीजिए। तो इसमें मेटाफेज के रूप में करता है या किसी और के रूप में करेगा? तो इसमें मेटाफेज का नाम सुने होंगे, उसी के रूप में करेगा, याद रखिएगा। चलिए 51 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 51 है कि निम्नलिखित श्रेणियों को समसूत्री कोशिका विभाजन में क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कैसे होंगे बताइए? पहले कैसे होंगे, दूसरे क्या होंगे, सही क्रम में बताएंगे। तो देखिए मेटाफेज तो हम पढ़े थे, है ना? तो हम पहले में याद रखिएगा पीएमटी याद रखेंगे, पीएमएटी याद रखेंगे। पी से होता है प्रोफेज, तो पहला तो हो गए, और एम से होते हैं मेटाफेज, तो ये भी हो गए। फिर ए से होता है एनाफेज, ये भी हो गया, और टी से टेलाफेज। 1 2 3 4 लगातार होंगे, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होंगे। क्लियर हो गए? पी मैट ऐसे बोलते हैं हम लोग, पीएमएटी बोल दीजिए, पी मैट शॉर्ट फॉर्म। चलिए और 52 की बात कर लेते हैं। 52 सवाल है कि नीचे दिए गए चित्र 2 प्रकार के कोशिका विभाजन ए और बी दिखाए गए हैं, कौन सा विकल्प जो है सही उत्तर प्रदान करता है, बताइएगा। देखिए इस ऑप्शन को इधर साइड में देखिए, तो इस ऑप्शन के हिसाब से इसे देखिएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है बी जो है ये सही होगा कि ए समसूत्री, बी अर्धसूत्री विभाजन। प्रजनन कोशिकाओं में युग्मकों के निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये बात सत्य है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोशिका विभाजन के प्रकार, ठीक है, बी में देख सकते हैं। तो ये इस पे ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ा चुका हूँ डिटेल में। 53 की बात करें, एक यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव का 2 संतति कोशिकाओं में विभाजन है। देखिए एक यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव का 2 संतति कोशिकाओं में विभाजन होता है। ये मतलब क्या होता है बताइए? कोशिका द्रव विभाजन हो जाएगा या केंद्रक विभाजन हो जाएगा? तो देखिए साइटो नाम सुने होंगे, साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव विभाजन, यही आंसर आपका होगा। क्लियर हो गए? आप यहाँ ध्यान रखिए कि कोशिका द्रव को 2 कोशिकाओं में विभाजन किया जा सकता है या बांटा जा सकता है, तो कोशिका द्रव विभाजन के रूप में ही बांट सकते हैं, याद रखिएगा। अंतिम चरण एक होते हैं, मतलब पहला चरण अंतिम चरण इस रूप में आपको बताया जा सकता है। आप खांचा के रूप में देख सकते हैं, तो ये सब होते हैं कि एक सेल कट के दूसरे सेल बन सकते हैं, ऐसे भी आप पढ़े हैं। 54 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है अर्धसूत्री विभाजन के लिए सत्य नहीं है? क्या अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होते हैं? अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम या परिणाम कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है, या अर्धसूत्री विभाजन के दौरान पैतृक कोशिकाओं के जीन परिणामी कोशिकाओं के साथ मिश्रित हो जाती है, या अर्धसूत्री विभाजन बताइएगा क्या होंगे, जननों या 2 में होते हैं या युग्मकों में उत्पादन होते हैं, क्या होंगे इसके आंसर बताइएगा। 54 का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है, ये आप सही नहीं है, याद रखेंगे। चलिए 55 की बात करेंगे। 55 सवाल यह है कि पादप और जंतु कोशिकाओं में मौजूद सूक्ष्म शरीर में होते हैं, तो किस में होंगे, किस रूप में होंगे बताइएगा। पादप और जंतु कोशिकाओं में मौजूद सूक्ष्म शरीर में होते हैं, क्या होते हैं? माइक्रो बॉडीज होते हैं। माइक्रो बॉडीज होते तो हैं, लेकिन किस रूप में होते हैं? तो एंजाइम के रूप में होते हैं। लाइसोसोम यहाँ पे दिया हुआ है पिक्चर, याद रखिएगा। पादप और जंतु दोनों होता है ना, तो इसमें माइक्रो बॉडीज के रूप में होंगे, सूक्ष्म रूप में होंगे, हो जाता है, जिसमें एक सिंगल झिल्ली होते हैं, याद रखिएगा। और इसमें कई प्रकार से होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको एंजाइम के रूप में आप ये काम करता है, शरीर में रहता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। 56 सवाल की बात करेंगे कि मानव शरीर में कौन सी कोशिका के केंद्रक नहीं होता है, कौन से केंद्रक नहीं होता है बताइए। तो मानव शरीर में कौन सी कोशिका का केंद्रक नहीं होता है? ये हम जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी लाल रुधिर कोशिकाएं होती है, याद रखिए, जो कि केंद्रक नहीं होती है, ठीक है। आरबीसी जिसे बोलते हैं, एंथ्रोसाइटिस या साइटिस बोलते हैं, ये है आपका कोशिका के, देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लीजिए। और ये है हमारा पूरा क्लियर हो गए। तो चलिए फिर मिलते हैं कल से आपका फिजिक्स का
या केमिस्ट्री का एक टॉपिक आएगा, डेली आएगा, प्रतिदिन आएंगे। साइंस का जितना हो सकता है मैंने करवा दिया, और इसका मैराथन में भी डाल चुका हूँ 5 घंटे का, और जो बचा हुआ है उसे जोड़कर भी 3 घंटे का ऊपर कर दूंगा। आप देख लीजिएगा, एमसीक्यू के रूप में सेल इसलिए कर दिया अलग से क्योंकि सेल से ज्यादा सवाल आ रहे हैं। और भी कर दूंगा बाद में, लेकिन अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री कर दूंगा क्योंकि उनका भी डिमांड पूरा करना मेरा कर्तव्य है।